इस मंच से मैं आपका आभार करता हूँ। मैं खुश हूँ कि मैं आज उस सच के प्रणेता, सच की ज्वाला, सच की आभा राहुल गांधी जी के पश्चिमों के पीछे चलने को तैयार हूँ, जिन्होंने कहा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। मैं आज उस माँ दुर्गा के रूप की इंदिरा गांधी के परिवार में शामिल हो रहा हूँ। कहते हैं देश में लाल तो हर जनती है, पर देश पूरे दुनिया में एक मुल्क और एक वतन देने वाली सिर्फ इंदिरा गांधी जी, जिस माँ ने वतन का जन्म दिया है, मैं उस पार्टी में हूँ। त्याग, तपस्या, सादगी, संयम की मूर्ति मैं सोनिया गांधी के परिवार का हिस्सा बनकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मुझे क्या होता है, जिस बहन ने ये नारा दिया कि बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, उस परिवार का हिस्सा बनकर मैं यही कहना चाहता हूँ। राहुल से जुड़े पोस्टर विवाद पर कांग्रेस का रण, दिल्ली में कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, बैनर में लिखा आज का राम राहुल है नाम। Congress leaders staging a protest in the national capital. We have Esha joining us live. Right, Kutsween, we're currently right outside the DPCC office, and I'd request my camera person to show you the visuals. They are all raising slogans against Prime Minister Modi and the BJP, and also raising slogans pro Rahul Gandhi. In fact, the most loud one that you can hear is "Aaj ka naam Rahul hai naam." I'd also request my camera person's approach. Let's now speak to this particular person who's holding a slogan which says "Aaj ka Ram Rahul hai naam." We'll speak to him and understand what he's trying to say. बताइए सर। देखिए, पूजा हमेशा चरित्र की होती है, चित्र की नहीं होती। जैसा चरित्र सतयुग में प्रभु राम का था, वो वन वन घूमकर जन जन को जोड़ रहे थे, आज ऐसा ही चरित्र राहुल गांधी का है। वो मीलों मील सफर तय करके लोगों को जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा। हमें राहुल में राम दिखते हैं, हमें राहुल में आराध्य दिखते हैं, और आज पूरे हिंदुस्तान को राम की जरूरत है, और राम के रूप में राहुल हिंदुस्तान में आ रहे हैं, अमन की बहार लेके आ रहे हैं, शांति का पैगाम लेकर आ रहे हैं, राम राज्य की स्थापना करने राहुल राज्य का उदय हो रहा है। राहुल तुम आगे बढ़ो। हम दोनों ही तरफ से पोस्टर वॉर पर जुबानी तकरार बढ़ती जा रही है। आज का राम राहुल है नाम का नारा बुलंद हो रहा है। क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है। हमारा देश लोकतंत्र से चलता है, कोई तानाशाह लोकतंत्र को नहीं चलाता है। ये कार्यकर्ता लेके खड़ा है ना सड़क पर, इंडिया संसद में तानाशाह। 9 روز پیش چند شهروند معترض با عبور برای نجات دموکراسی اقدام کنید. حمله به دموکراسی قابل تحمل نیست از جمله شعارها भ्रष्टाचार है। अच्छा, कोरोना भी है, और कोरोना ज्यादा हंस रहा है, मैं देख रहा हूँ। कोरोना खरगोश लग रहा है एकदम। और बीच में ये साहब कौन है? ये रविंद्रनाथ टैगोर जी है क्या? अच्छा, तानाशाह जी, सॉरी। आतंकवाद है, गरीबी है, सांप्रदायिकता है, उत्पीड़न है, नोटबंदी है। सड़क पर इंडिया, संसद में तानाशाह। ऐसा लग रहा है एनडीटीवी का स्लोगन है। जी, सड़क पर इंडिया और संसद में एक सेकंड जी। मैं कहता हूं कि देश जानता है ताना कौन है। जिसके हाथ में अडानी का बाना है वो ताना है, और शाह तो अमित शाह है, सब जानते ही हैं। मैं ये भी कहता हूं कि आज तानाशाही क्या है, मोदी जी चाहते क्या है। ये नए निजाम का फरमान है, संसद में सवाल पूछना हराम है। अगर सवाल पूछेंगे आप, अगर आपकी जुबान मोदी के आगे चल गई तो आपकी जुबान काट दी जाएगी। आज राहुल गांधी ने कहा था 15-15, 20-20 लाख लोगों की नुमाइंदगी करने वाले 146 सांसदों को आपने हटा दिया। इसका मतलब कितने % लोगों की जुबान को आपने काट लिया है। मोदी जी ऐसे तानाशाह हैं जो चाहते हैं खेल तो हो लेकिन खिलाड़ी ना हो। मोदी जी ऐसे तानाशाह हैं जो चाहते हैं खेत तो हो लेकिन किसान ना हो। मोदी चाहते हैं व्यापार तो हो लेकिन व्यापारी ना हो। मोदी जी ऐसे तानाशाह हैं जो चाहते हैं प्रेस तो हो लेकिन सवाल ना हो। मोदी जी ऐसे सांसद हैं जो जानते हैं संसद तो हो पर सवाल ना हो। तो ऐसा घबराया हुआ ये 56 इंच का गुब्बारा
जिसकी हवा निकल गई है। मैं कहता हूँ ये 56 इंच का सीना नहीं, 56 इंच का पत्थर है जो देश पर पड़ रहा है। ब्रिजभूषण जिसके आभूषण, सेंगर जिसके साथी, टहनी जिसकी माला, वो देश की क्या लाज और क्या विलासा रखेगा साहब। ये अपने आप में शर्म की बात है। मैं शर्मिंदा हूँ कि 10 साल उस शासन में रहा जिसके नायक मोदी रहे हैं, लेकिन आज उस छाते में छेद करने की कोशिश हो रही है। कोई चाकू लेकर आ रहा है छाते को तार तार करने के लिए, कोई कहता है कि रामजादे वर्सेस हरामजादे होगा, कोई कहता है 80% वर्सेस 20% होगा, और वो आज लोग कैसे अंदाज में बड़े बड़े पदों पर आसीन हो गए। मैं कहता हूँ कि जो कहते हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाओ, मैं उन लोगों से पूछता हूँ उनके अब्बा के कितनी हवेलियाँ वहाँ खाली हैं, उनके पिता के कितने प्लॉट वहाँ हैं, उनके दादा नाना चाचा कितने बड़े बड़े पाकिस्तान में कॉलोनियाँ छोड़ के चले गए कि भारत से बसा के भगा के लोगों को वहाँ बसा देंगे। मैं एक शेर बोलता हूँ कि अपने ईमान से मुसलमान, बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। अपने ईमान से मुसलमान हिंदुस्तान में है। मैं कहता हूँ कि किसी की खैरात से कोई भी मुसलमान मोहताज नहीं है। मैं कहता हूँ जब आज़ादी मिली है तो इसमें बिस्मिल का भी लहू था, भगत का भी लहू था, चंद्रशेखर का भी लहू था। साझी विरासत, साझी लड़ाई, साझा संघर्ष, साझा तप, और कौन भूल सकता है अब्दुल हमीद साहब को, साहब कौन भूल सकता है उस कुर्बानी को। और आज कहते हैं हिंदुस्तान से 80 और 20, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान हम हैं, हाँ से हिंदू माँ से मुसलमान है। मैं कहता हूँ बड़े बात से कि जब भी देश में नफरतवादी उन्माद चलेगा, जब भी इनके विकास का काम चलेगा, बहुत अच्छी बात है होती है कि जब भी इन्हें नागरिकों की जेब काटनी होगी, जब भी सिलेंडर के दाम बढ़ाने होंगे, जब भी कोई नया मुद्दा लाना होगा, आपकी आंखों में धूल झोंकेंगे, हिंदू मुसलमान की लड़ाई को आगे करेंगे, आपकी बातों को झुठला देंगे, और वो कह देंगे इस बात को कि हिंदू मुसलमान करो, धर्म का उन्माद करो और हमें बात करो। एक रंग आपने देखा, रंग बेशर्म कर दिया इन्होंने। लानत है ऐसे बीजेपी पर कि रंग को बेशर्म कह दिया। राष्ट्रवादी लोग हैं, क्या राष्ट्रवादी हैं? राष्ट्रवादी कौन नहीं है भैया? आप इतनी सर्दी में तप कर रहे हैं, एक बात करने के लिए आए दुनिया तक। उनका कहना है जितने भी आतंकी पकड़े सब मुसलमान। मैं तो कहता हूँ साध्वी प्रज्ञा पर भी एक आरोप लगा था, आप बता दिए कौन सा आरोप लगा था उन पर? वो कौन से आरोप के तहत जेल के शीशों में थी? वो कौन से आरोप के तहत बताती है कि मेरी हड्डियां तोड़ी गई? वो कौन से आरोप के तहत बताती है कि मुझे झूठे उसमें खाना खिलाया गया? कौन से आरोप में थी साध्वी जी? आपको याद है आतंकवादी क्या होता है? आपको याद होगा बढ़िया से आतंक कैसे फैलाया जाता है। आप, मैंने फिर कहा कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से कैसे सांसद बनी हुई है? फिरना बढ़ना मुश्किल हो गया है, लोगों का गुजरना यहाँ से मुश्किल है, लेकिन जिन्हें हमने वोट दिया वो यहाँ पलट कर नहीं आते, वो सुनते नहीं। एक अभियान के तहत उनसे सवाल किया जा रहा है कि वोट लिया और भाग गए, गंदगी बदबू छोड़ गए, गली गली नरक का द्वार, कहाँ छुपे हैं गुनहगार। आप देखिए कि किस मुश्किल से यहाँ से लोग निकल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे लेके जा रहे हैं, चलना मुश्किल है इनका, बहुत बुरा हाल है, लोग चल नहीं पा रहे हैं यहाँ। बातें बोलते हैं कि बस सुन नहीं सकते हो आप। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका सरकार जिम्मेदार है, और कौन सा जिम्मेदार है? जिन्हें हमने वोट दिया जी 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 और बार बार चुने जा रहे हैं, वो और इधर नहीं आते। वो जी आते हैं, बस खाली देख के चले जाते हैं। थोड़ी सी जगह बना देते हैं कि हाँ इतना रास्ता बना दिया, उसके बाद दिखाने के लिए बना देते हैं, उसके बाद गंदगी ऐसे छोड़ देते हैं। क्या नाम भैया आपका? जी मेरा नाम राजू कुमार है। जी हमारी मर्जी है, हम बनावे न बनावे। गलती की सिर्फ यहाँ की नहीं है, अंदर की सारी सर्कुलर को घूम के देखो, सर्कुलर खराब है। क्या हाल है? सिर्फ ये रोड की नहीं है, इससे भी ज्यादा। आज 25 सालों से बीजेपी का विधायक यहाँ है जी। बीच में 2-3 साल कपिल मिश्रा है, उन्होंने कुछ गलियों को सुधारा, उसके बाद बिगाड़ा किसी। किचन आपका है, खाना आप बनाओगे जी। कितना नमक डालना है, कितना मसाला डालना है, कितना स्वादिष्ट बनाना है, वो आपका काम। जी बहुत बढ़िया बात। हमने गलती की, हम गुनहगार। क्या हाल है भाई गलियों का? ये दिल्लियों का बहुत बुरा हाल कर रखा है इन लोगों ने, और जो छोटी मोटी कॉलोनियाँ हैं उनका सबसे ज़्यादा बुरा हाल कर रखा है इन लोगों ने। बच्चों को स्कूल ले जाने में, लाने में, वैसे अपना बाजार घाट ले जाने के लिए किसी चीज़ को, कोई मार्केटिंग जाना किसी को,
इतनी परेशानी होती है कि यहाँ पर बच्चे पहनने जाना पड़ता है, इतना तो पानी भरा पड़ा है, कीचड़ हो गए। जा नहीं पाते हैं इंसान। बिना अगर कोई वाहन ना हो उसके पास में तो बच्चे जाने की हिम्मत ही नहीं करते। बहुत बहुत पानी आए, सुधार होना चाहिए। भाई साहब आगे मैं जाऊँगा। नाकाबिले बर्दाश्त है। बहुत अच्छा विकास होगा, ये बहुत अच्छा विकास है। गंदी सड़कें गंदी ये आज से थोड़ी नहीं है, ये पता कब से, आज पूरे 1 साल हो गई आगे हालत। चलना मुश्किल हो रहा है चलना मुश्किल नहीं हो रहा है, देख तो रहेगा आप जी। क्या हो रहा है। चला आना जाना इतनी मुश्किल है यहाँ से इंदिरा चलते यहाँ बना के किसको आए रही है, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, आप कई सालों से ऐसे गुजर रहे हैं, आप तो वीआईपी ड्यूटी में। बहन जी कितनी मुश्किल होती है। आज नहीं कई 1 सालों से, ये तो यहाँ कचरा साल खाड़ से तो ऐसा है हालत। यहाँ ना रोड बन रहा है ना कुछ बन रहा है, बस ये आए दिन। तो वर्दी संभालना भी मुश्किल हो जाता होगा यहाँ। संभालना है, वैसे भी जूते इतने, एक दिन की बात मैं जूते हाथ में लेके गई हूँ, जूते हाथ में लेके, वो इतना पानी भरा था जिस दिन यहाँ पे, जूते पूरे हाथ और हमारे पैर में कांच घुस गया, बड़े मुश्किल से ठीक हुआ है अभी। जिस दिन अभी ISBT से बहुत ज़्यादा भरा था, लेकिन यहाँ भी, यहाँ तो बहुत ज़्यादा इतना पानी जा रहा था। भाई मैं हाथ में जूते लेके ऐसे गई सुबह सुबह से वहाँ तक, फिर वहाँ से बच के गए। जी शुक्रिया। ऐसा हालत रहता है यहाँ इसके अंदर बारिश हो जाए, देखो यहाँ पर गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं सब टोटल। ऐसे में यहाँ से जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार प्रशासन जो जिसकी सरकार है वो भी जिम्मेदार है। मनोज तिवारी, और वो तो सांसद हैं, 3 बार जीते हैं। हाँ 3 बार जीत गए। करना चाहिए ना। हाँ काम करना चाहिए। नहीं कर रहे काम। नहीं कर रहे। 3 बार से सोनिया बहन ने जिताया है, 3 बार से बोले तो 3 बार से जिताया गया, उनको कोई फायदा नहीं निकला है। ऐसे में आते भी हैं चुनाव जीत के मनोज तिवारी जी। नहीं कभी नहीं, कभी जिंदगी में तो घूमे ही नहीं है। एक दिन बस आएगा, वो तो मोदी जी के नाम पर वोट मांगने चले जाते हैं। चाहिए जब वोट लेके आए हैं सांसद जी कभी यहाँ पे उनको लेके आए, विधायक भी बीजेपी का, सांसद भी, पार्षद भी। कोई नहीं आता, काम होने के बाद सब नेता अपने घर में है। और इस बार बदलाव करोगे? बदलाव तो होगा, पूरा बदलाव होगा। बदलाव होना चाहिए।
बदल डालो ऐसी सरकार, बदल डालो ऐसी सरकार। बहुत हुई जुल्मों की मार, बदल डालो ऐसी सरकार। यार अब देश बचाना है, यार अब देश बचाना है, फिर से कांग्रेस को लाना है। यार अब देश बचाना है, फिर से कांग्रेस को लाना है। सपा करके 10 साल त्रासदी हुई है। इस त्रासदी में एक साथ एक दो नहीं बल्कि तीन तीन ट्रेन रखवा गई और कहते हैं मरने वाले हजारों की संख्या में है। हम उन जो लोग अपनी जान गंवा गए, जो अपनी बेवाओं को छोड़ गए, बहनों को छोड़ गए, रोटी बिलकती माताओं को छोड़ गए, उनके दुख में हम हमदर्द होकर करावल नगर कांग्रेस की पूरी टीम आज ये मसाल जलाकर, ये कैंडल जलाकर, ये उजाला जलाकर खुदा से, ईश्वर से, भगवान से, रब से ये प्रार्थना करने निकले हैं कि मरने वाले की न जाति थी, न एक धर्म था, सभी मरे थे, सभी उसमें खप गए। इस स्थिति में हम श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके लिए दुआएं करने के लिए और जनता ने ये बताने के लिए आए कि नमाज के वक्त नमाज अगर करो तो मालिक से ये मांगो कि उनकी रूह सही जगह हो। प्रार्थना करने जाओ, मंदिरों में जाओ, घंटियाँ बजाओ, मैं घंटी उनके नाम की बजाओ कि हे भगवान उनको अच्छी जगह देना। और मैं कहता हूँ कि आज जंगल्ला यमुना तहजीब की शुरुआत कांग्रेस ने जो करावल नगर से की है, उसके लिए मेरे भाई अनिकेत मुबारकबाद के पास है, संजय वर्मा जी और मेरी बाजू थामे खड़े मंसूरी साहब और वलीम साहब जो इस सबको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इन सब के साथ एक युवाओं की बड़ी टीम है। बैठी हुई कांग्रेस को जो खत्म मान रहे थे वो ये देख लें कि कांग्रेस के साथ करावल नगर में हुजूम है। आज हम गम की स्थिति में आए हैं। जिस वक्त हम धरने प्रदर्शन में होंगे उस वक्त इस तरह की सुनामी नहीं, सैलाब दिखाई देगा करावल नगर की गति के लोग हैं, इंसानियत पसंद लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं। हम दुख में भी साथ हैं साहब, खुशी में भी साथ हैं। नमस्कार भाइयों बहनों, हमारे बीच आज कांग्रेस के सोनिया बिहार वाद कमल का जीता कमल का जीता कमल का जीता कृष्ण मेरा कर दिया, कृष्ण मेरा कर दिया, कीचड़ कमल कीचड़ पाओगे, कमल का जीता कीचड़ पाओगे, कीचड़ पाओगे, कीचड़ पाओगे। सुंदर सड़कें बनाना है, कांग्रेस को लाना है, सड़कें बनाना है तो कांग्रेस को सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब के पदाधिकारियों, खिलाड़ियों और तमाम समाज के गणमान्य व्यक्तियों का आभार व्यक्त करता हूँ। यह स्वागत, यह सम्मान सदा सदा दिल के ओर छोर में कैद रहेगा। धन्यवाद। शानदार
देश दुनिया में ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं इस मौके पर दिल्ली के सोनिया विहार में आपसी भाईचारे को मजबूत करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। सोनिया विहार में ईद के मौके पर हिंदू समाज के लोगों ने मुस्लिम समाज के लोगों पर फूलों की बारिश की और उन्हें गुलाब के फूल भेंट करके बधाई भी दी। इलाके में ईद को लेकर प्रशासन की ओर से पुख्ता बंदोबस्त भी किए गए हैं। देश भर में आज ईद का त्योहार जो है बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस समय मौजूद हूँ सोनिया विहार इलाके में। यहाँ पर हजारों की संख्या में जो है लोग ईद की नमाज को अदा किया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक तस्वीर सामने आई है जहाँ हिंदू समाज के जो लोग हैं मुस्लिम समुदाय के लोगों पर जो है गुलाब की वर्षा कर रहे हैं और साथ ही जो है गुलाब का फूल भी दे रहे हैं। काफी अच्छी तस्वीर जो है ये सामने आती है जब इस तरीके से जो नजारा देखने को हमें मिलता है। आप सर नाम बताइएगा। मैं पंडित संदीप मिश्रा हूँ। आज मैं अपने भाइयों के बीच में अपने एक महीने से जिन पवित्र लोगों ने रूहों ने रोजा अदा किया है, ईमानदारी के साथ खुदा की इबादत की है, मैं उनके गले से मिलकर अवाम को, वतन को, हिंदुस्तान को ये पैगाम देता हूँ कि जब ये पंडित और पठान एक हो जाएंगे तो हिंदुस्तान की शान बढ़ जाएगी। बदल चुके हैं। उनके पिता महेंद्र पाल जी ने सरेआम, जगविंदर पटियाल जी बहुत बढ़िया जानते होंगे कि सबसे पहले ये चिट्ठी डीसीपी को लिखी जब वो पंचकुला गए जी भाग के, कि मुझे बाहर के लोग, डेरा से बाहर के लोग लालच दे रहे, थ्रेट दे रहे हैं कि मैं आपके खिलाफ, डेरे के खिलाफ बयान करूं। ये चिट्ठी उन्होंने पंचकुला से ही लिखी थी। उसके बाद इस चिट्ठी पे वहां के प्रशासन ने कुछ नहीं किया। उन्होंने ये बात महेंद्र पाल जी ने मानी। उसे स्वीकार करने के बाद उन्होंने कहा मैं मजबूर हो गया कि मैं डेरा मुखी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं। वो मजबूर हो गए, वो ट्रैप हो गए। वहां उन्होंने बताया है, उनकी बयान है, उनकी बाइट आपके पास भी है। उसके बाद वो संगत में आते। चित्रा जी नहीं, आप सुनिए तो मेरी बात। एक सवाल जल्दी से, अगर मेरे को बोलने नहीं देंगे तो मैं आपका सत्संग सुन लूंगा, मैं मौन हो जाऊंगा। तो कैसे चलेगा? ये लंबी बात है, ये जवाब है। तो सुनिए, मैं तथ्यवार सिलसिलेवार जवाब दे रहा हूँ चित्रा जी। भाई सवाल तो सुनिए। मैंने सुन लिया आपका जवाब, मुझे जवाब तो सुन लीजिए आप। इतना तो मेरे ऊपर रहम कीजिए। मैं सत्संग क्यों करूंगा? मेरे रहम तो कीजिए, मेरे जवाब तो सुनिए। आपने मुझे जवाब देने के लिए आप लोगों के हाथ में पट्टी बंधी हुई है। आप सच्चाई दिखाइए, आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है। 3 साल डेरे में रहने के बाद आप इस तरीके से डेरे को, बाबा को डिफेंड कर रहे हैं। आपको इसके पैसे मिले हैं या अंधविश्वास की वजह से ऐसा है? मैंने आपकी कॉफी पी है, उनकी कॉफी भी नहीं पी है। तो मतलब पैसे के लिए कर रहे हैं आप? मैंने बोला कॉफी भी नहीं पी है तो इसका मतलब कॉफी कैसे नहीं पी है? 3 साल तो आप रहे हैं डेरे के अंदर। अभी आपने 5 साल पूर्व घटना की बात कर रहे हैं और आज डिफेंड में आप कर रहा हूँ। जब मैं वहाँ था तब डिफेंड नहीं कर रहा था। नमक भी खाया होगा जब डेरे में रहे हो? बहुत खाया है और नमक का हक अदा करने आया हूँ। इस बात का गर्व है मुझे। मेन में और आपके ही चैनल पर ये बहुत अच्छा जवाब दिया है। हरियाणा की वो धरती अंजना जी, जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने खट्टर जी के साथ जाकर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया था। आज वहीं की बेटी कह रही मेरी इज्जत बचाओ। इज्जत उछाली जा रही है, इज्जत उछाला जा रहा है उसका। कोई सबूत नहीं है किसी के पास। अंजना जी, किसी के पास कोई ऐसा सबूत नहीं, कोई आरोप नहीं है कि वो आवारा है या से बच्चलन है। 38 दिन से मीडिया ट्रायल इस बात पे चल रहा है अंजना जी। 120 भी पुलिस ने लगाया है। भले ही लगाया, इससे किसी का चरित्र हनन तो नहीं हो रहा है ना, किसी का आवारा अय्यास बच्चलन तो नहीं हो रहा है ना। 120 भी से देशद्रोह की एक धारा उस पर आप खूब लगाइए, लेकिन आप कहें कि वो अय्यास बेटी है, रंगरलिया मना रही है, हनीमून के टेप चला रहे हैं, आप कहाँ से ले आए ये सब? पूरा देश आपसे पूछ रहा है अंजना जी, आप भी एक बेटी है, एक बेटी का जवाब दे दीजिए। संदीप जी, जिसको ना बेटी एंजल जी, पापा जी की एंजल जी, और वो एंजल जान रही है कि 2 ऐसे मामलों में उस वक्त व्यक्ति को सजा हुई है। आपको लगता है कोर्ट भी गलत है? 2 ऐसे मामलों, 2 मामलों में सजा हुई है, यानी कनाइवेंस है। अगर इस तरह के आरोप कई लड़कियां आकर आज तक पर लगा रही हैं कि हम लोगों के साथ जोर जबरदस्ती की जाती थी, तो ये सब आपको लगता है कि आज तक अदालत में क्यों नहीं जा रही? आज तक अदालत है क्या? हम आरोप दिखा रहे हैं। क्या आरोप लगा दिया? मेरा सत्य हो गया क्या? हम आरोप ही दिखा रहे हैं। देना पे आप किसी बेटी को आवारा यस कहने लगेंगे? किसने लिखा है? उसके आंसुओं को देखिए, आप आवारा यस चला रही है। आज वो उसकी न्याय मांग रही है आपके चैनल से। करवाता है देश में। हाईकोर्ट की टिप्पणियों ने इस बात को कहा है। नहीं है कोई ऐसी टिप्पणी है साहब, अभी ऐसी टिप्पणी नहीं दीपक जी। फिर आप उस दिन की तरह कहोगे कि मैं आपसे संदीप मिश्रा तर्क में हार गया। एक भी ऐसी टिप्पणी हाईकोर्ट की नहीं। मैं फिर आपसे चैलेंज कर दूंगा, आप प्रूव कर दो। आप नहीं कर पाएंगे। मैं क्या वक्त प्रूव कर देगा? एक बार फिर डिबेट हारेगा। अच्छा, मैं क्या वक्त प्रूव कर देगा सर? वक्त से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। वक्त से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। वक्त की अहमियत आप नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। समय से बड़ा कोई नहीं होता। समय बहुत बलवान होता है। समय आ चुका है, अब आ चुका है। आसाराम के लिए भी आ गया है। ये देखिए ना,
नहीं, साधु बन गया तो क्या हो गया? करोड़ों की चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। हाँ तो क्या दिक्कत है? तो इसमें ये क्या दिक्कत डेमोक्रेसी है। ये चाहता हूँ कि आप लोगों को नहीं लगता क्या डेरे में आज की तारीख में ऐसे लोग नहीं है, जैसे देखिए हमारी साथी अरफा जी यहाँ पर कह रही हैं, वो कौन लोग हैं जो कि इस प्रकार के लोगों का समर्थन करते थे? क्या आप लोगों ने लग रहा आप लोगों से भी कहीं गलती हो गई? ऐसे लोगों का जो कि ऐसे घृणित कार्यों में जुड़े हुए थे उनको समर्थन करके क्या आपने गलती नहीं की? आपने ओपनिंग नोट्स में शुरू किया था, मैं 1 मिनट का टाइम अपना लूंगा जो आपने सबको दिया है। हाँ। आपने कहा था कि ये इंसान नहीं हैवान है। मैं पूरे हिंदुस्तान को बता देना चाहता हूं कि लाखों लीटर खून दान करने वाले लोग क्या हैवान हो सकते हैं? क्या लेह में जब बादल फट गया तो उन लोगों को बचाने वाले लोग हैवान हो सकते हैं? दरिया का बांध टूट गया और जिन लोगों ने अपनी जान को झोंक दिया, क्या वो लोग हैवान हो सकते हैं? हजारों लोगों की आंखों की रोशनी लाने वाले क्या हैवान हो सकते हैं? क्या भूखे गरीब बच्चों को दान देने वाले, रोटी खिलाने वाले और गरीबों को घर देने वाले लोग हैवान हो सकते हैं? क्या गौओं को घर में बांधने के लिए बूढ़ी बीमार गायों को सेवा करने वाले लोग हैवान हो सकते हैं? और इससे भी बड़ी बात, इससे भी बड़ी बात, मेरा एक जान लीजिए। देखिए मैंने आपको कहा था, मेरा 20 सेकंड भी आप लोग नहीं सुन पाए। मैं आपको 20 मिनट से सुन रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लीजिए। मेरा सीधा जवाब सुनिए। आईजी साहब आप मुझे बोलने देंगे क्या? सफाई दे, वर्तमान मुझे लगता है कि एंकर को ये रोल करना चाहिए जो आईजी साहब कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये शो एंकर को करना चाहिए, कोई आईजी साहब को नहीं करना चाहिए। आप बोले, लेकिन बट प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए साहब। वर्तमान की बात आपने मुझे बुलाया है बोलने के लिए, मेरी बात तो रख लीजिए। वर्तमान जी मैं वर्तमान ही कह रहा हूँ। आज भी अगर देश में सैनिकों को खून की जरूरत है, थैलेसीमिया पीड़ितों को खून की जरूरत है, तो हम लोग खून दे रहे हैं। आगे दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि उन्हें सरेंडर करना चाहिए था। हमारी चेयरपर्सन विपस्ना जी ने उनसे अपील की थी और मैंने भी कई चैनल पे इस बात को कहा है कि कानून सबसे बड़ा है, देश का संविधान बड़ा है, देश का तिरंगा बड़ा है, देश की मान माटी सबसे बड़ी है। और इसी तरह हमने उनसे अपील की थी और आज भी हम यही कहते हैं। तो मान नहीं रही। आगे अचानक आप क्यों पैरवी कर रहे हैं राम रहीम की? मुझे क्यों सामने नहीं आना चाहिए था? क्यों एक तरफा सवाल मैं पूछता हूँ, इसमें जवाब देने पड़ते हैं। इस कार्यक्रम का फॉर्मेट यही है, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। ये सवाल का जवाब सवाल कैसे हो सकता है? सवाल का जवाब सवाल भी हो सकता है कि क्यों नहीं आना चाहिए, क्यों एक तरफा खबरें जानी चाहिए, क्यों उनका पक्ष नहीं दिखाया जाना चाहिए। कहा देश देख रहा है, मैं कह रहा हूँ मेरे को देश को कहने तो दो। मेरे शब्द आप क्यों बोल रहे हैं? मेरे शब्द आपने मेरा सवाल नहीं सुना। मेरा सवाल कहा था किसी व्यक्ति का छीन लेंगे। आप स्टूडियो में बैठ के फैसला 2002 नमस्कार, मैं इस समय आया हुआ हूँ सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब में। ये करावल नगर में है और यहाँ पर अभी जैसे ही मैं आया, मैंने एंट्री की तो कुछ निर्माण कार्य मुझे अभी दिखाई दिया। बहुत सुंदर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से ये निर्माण कार्य हो रहा है। ये निर्माण कार्य क्या हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है और आगे इसका क्या प्रारूप रहने वाला है, बहुत सारे सवाल मेरे मन में आए। मैंने कहा इनके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त की जाए और देखा जाए कि ये क्यों हो रहा है। तो इन सभी सवालों को लेकर मैं प्रेसिडेंट केपी सिंह जी के पास जा रहा हूँ। केपी सिंह जी अभी मेरे सामने हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। तो बस अभी मैं देख रहा था निर्माण कार्य चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए मुझे कि ये कैसे और क्या हो रहा है। संदीप जी, ये सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब पर मैं एज ए प्रेसिडेंट की भूमिका निभाता हूँ और यहाँ आप देख रहे हो, अब ये इतना विकास कार्य जो हो रहा है जी, उससे पहले यहाँ कुछ भी नहीं था जी। यहाँ केवल रेत था। यहाँ आने में भी लोग डरते थे, लेकिन बाढ़ आई थी पिछली बार। हाँ। उस बाढ़ में हमारा सारा सामान अस्त व्यस्त हो गया था। अच्छा। उसी पीरियड में हमारे बीच में संदीप मिश्रा जी आए। हाँ। और उन्होंने देखा और क्लब की जब इस दयनीय हालत को देखा, दयनीय हालत को बाढ़ के बाद, उन्होंने जो है इस टीन शेड का निर्माण कराया। टीन शेड का निर्माण कराने के बाद हमारे क्लब में और 4 साल लग गया। बिल्कुल। और भी कार्य करने की ऊर्जा हमारे अंदर जो है आई। जी बिल्कुल। उसके बाद निरंतर चलता रहा। फिर एक बारी अपने अथक प्रयासों से संदीप मिश्रा जी साथ में ही एक ऑफिस के रूप में जो है दूसरा भी निर्माण आप उधर देख रहे हैं, वो भी किया जा रहा है। ये सब जो है हमारे संदीप मिश्रा जी के ही अथक प्रयासों का फल है जी। हम संदीप मिश्रा जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी, कि अपने तन मन और धन से संदीप मिश्रा जी क्लब के साथ जुड़े हुए हैं और निरंतर प्रयत्नशील हैं। इस कार्य को करने का सारा जिम्मा तो मेरा देखने का मेरा है। अच्छा। लेकिन मेरे से भी ज्यादा हाँ, मिश्रा जी देख रहे हैं। नित्य प्रति आते हैं, उस कार्य सारे कार्य क्षेत्र को देखते हैं, इसको अपने सामने बैठ। चलिए अभी मेरे साथ बड़ा बृहत
हॉल बन रहा है और एक ड्रॉप रो बॉल एसोसिएशन का भी यहाँ पर ऑफिस बन रहा है। ड्रॉप रो बॉल एसोसिएशन, संदीप जी, एक भारत की विधा है, एक गेम है, भारत में ही जन्मा। अच्छा। जो 16-17 उसके नेशनल हो चुके हैं, इंटरनेशनल रूप में उसकी ख्याति है, तो उसको भी हम क्लब के साथ एसोसिएट होकर आगे बढ़ा रहे हैं। यानी यहाँ 2 गेम होंगे, वाटर वाले भी होंगे? गेम तो कई होंगे। अच्छा। क्योंकि कंवर जो हमारे मैनेजर साहब हैं, केपी सिंह साहब, मंजीत जी और मेकार राठी साहब या अनिल पांडे साहब, इन सब की बड़ी सोच है। ये बड़ी सोच इस बात की है कि जब स्थानीय बच्चों को हम जितना ज़्यादा जोड़ेंगे, विभिन्न खेलों से जोड़ेंगे, उतने बच्चों का हित होगा। क्योंकि माँ यमुना का तट होने की वजह से हमें जल की सुविधा तो है, लेकिन हमें यहाँ पे स्थान भी बहुत अच्छा है। और आप जानते हैं कि मंदिर बनाने से अच्छा है कि आप एक खेल का मैदान बना दें, स्वामी विवेकानंद जी कह के गए थे। तो हमारी कोशिश ये है कि ये क्लब हर विधा के खिलाड़ियों को आकर्षित करे, यहाँ पर सभी पावन पुनीत कार्य भी हों और समाज के काम आए। ये सोनिया विहार को मैं मेडल का कारखाना कहता हूँ। आपने अभी इसकी स्थिति देखी है कि यहाँ टूटी फूटी झोपड़ी के